हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो वी हैव रीच टू आवर 13th वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। बहुत ही कुछ नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो हमें लाइफ टाइम याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर 13th वीडियो ऑफ NISM रिसर्च एनालिस्ट, जो सीरीज हमने शुरुआत किया, जिसका 13th वीडियो है। गाइस, लास्ट टाइम हम कमोडिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। सो कमोडिटीज़ में एक और ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि वो उतना ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करता है, तो जो स्टोरेज कॉस्ट हो गया या मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया, वो बच सकता है आपका। तो गाइस, लास्ट टाइम का एक बार अगर मैं रिवीजन करा दूँ, तो हमने कमोडिटीज़ के बारे में पढ़ा था। राइट, ये कमोडिटीज़ क्या होते हैं, फिर हार्ड कमोडिटी क्या होती है, सॉफ्ट कमोडिटी क्या होती है, वो देखा था हमने। फिर एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि कमोडिटी इन्वॉल्व्स ह्यूज स्टोरेज कॉस्ट एंड थस नॉट सुटेबल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो वो स्टोरेज कॉस्ट को अपन कैसे कम करें। तो हमने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में देख रहा था, सर्टेन एवेन्यूज अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन कमोडिटीज़। तो हमने सब कुछ एवेन्यूज देखना स्टार्ट किया था, जिससे हम कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस ह्यूज स्टोरेज कॉस्ट को भी हम बचा सकते हैं। तो प्रीशियस मेटल हमने देखा था, इन लोग प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी ETF में इन्वेस्ट करते हैं, मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया था गाइस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर डिसाइडेड प्राइस पे उस कमोडिटी को बाय या सेल करेंगे। ओके, बट उसका जो प्राइस है वो आज हम फिक्स कर देंगे, दैट इज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि प्रोफेशनल टीम होती है एक्सपर्ट्स की, वो आपके बिहाफ में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो वो कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मोस्टली। देखो, इन्वेस्टर्स दस कैन इन्वेस्ट इन कमोडिटी थ्रू मैनेज्ड कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। चलो, इसमें ही अब एक लास्ट चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड वेयर हाउस रिसिप्ट। फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट पढ़ेंगे। तो चलो पहले वेयर हाउस रिसिप्ट समझ लेते हैं कि ये क्या है। सो warehouse receipt is a document that shows proof of ownership of goods that are stored in a warehouse. Most of these warehouse receipts are negotiable. Thus, the title or to the underlying goods can be transferred by simple transferring the receipts. चलो एक बार ये समझ लेते क्या है। कॉपी किए, we went to chat gpt, we paste it, और रिसिप्ट के बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालेंगे, explain in layman language with example। स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, बट ठीक है, चैट जीपीटी को पता है। चलो, ये जब तक हो रहा है गाइस, जब तक वेयर हाउस क्या होता है वो तो आपको पता होगा, राइट गाइस। वेयर हाउस में बेसिकली क्या होता है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। वेयर हाउस इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, सिंपल। तो चलिए वेयर हाउस रिसिप्ट देख लेते हैं। अ वेयर हाउस रिसिप्ट इज लाइक अ सर्टिफिकेट that proves you own certain goods stored in a warehouse। ओके, वेयर हाउस रिसीट एक प्रूफ की एक सर्टिफिकेट होता है, जिससे ये प्रूव होता है कि आप कुछ ओन करते हो, राइट। इट्स अ पीस ऑफ पेपर दैट से दिस गुड्स बिलोंग टू यू एंड आर सेफली kept here। ओ भाई साहब, वेरी क्लियर। what makes it interesting is that many of these receipts are negotiable, मतलब meaning you can use them to sell or transfer ownership of the good to someone else without physically moving the goods from the warehouse। Simply handing over the receipt is enough to transfer ownership। negotiable instrument का क्या होता है ना, कि आप उसको easily transfer कर सकते हो। ओके, चलो ग्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वेयर हाउस रिसिप्ट में आपको एक कागज़ का टुकड़ा दिया जाता है, जो एक सर्टिफिकेट की तरह होता है, जिसको वेयर हाउस रिसिप्ट कहते हैं। उस कागज़ के टुकड़े पे ये लिखा होता है कि दिस गुड्स बिलोंग टू यू एंड आर केप्ट हियर सेफली, मतलब ये आप ही के गुड्स हैं जहाँ पे रखे हुए हैं। अब आपको किसी और को वो गुड्स देना है, तो ज़रूरी नहीं आपको गुड्स निकाल करके ले जा करके उसको दो। आप उसको सिंपल वो पेपर दे सकते हो यार, और वो हो जाएगा कि नाउ द यू बिलोंग, नाउ यू ओन्स दिस थिंग। इसमें निगोशिएबल के बारे में और अभी आगे देखूंगा, एंड उसको हम क्लियर करेंगे। पहले आगे के इसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल, you store 1000 bags of rice in a warehouse and get a warehouse receipt as proof that this rice is yours। ठीक है, if someone wants to buy the rice, instead of moving all 1000 bags, you just give them the receipt। now they own the rice and they can pick it up from the warehouse whenever they want। Simple, wow, very nice benefit, save the hassles of physically moving goods। The receipt can even used as collateral to get a loan, like how you might use a car or home document or house document। it's convenient way to trade as secure financial without dealing directly with the actual goods। चलो ठीक है, समझ गए।
Receipts are negotiable. Receipts are negotiable का मतलब क्या होता है guys? एक बार ये देखते हैं. When receipts are negotiable, it means that legally transferred. It means they can be legally transferred to someone else, and whoever hold the receipts become the new owner of the goods stored in the warehouse. The transfer is simple, just to hand over the receipt, and owner of the goods goes to the new holder. The ownership of the goods goes to the new holder. Okay, receipts are negotiable. Negotiable का simply मतलब क्या होता है? Means that legally transferred to someone else. Legally transferable to someone else. ये बोलते हैं ना, it's a negotiable instrument. Negotiable instrument का मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं एक बार. कई बार हमने सुना है इस वर्ड को. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. देखो कई बार क्या होता है, हमने एक वर्ड सुना निगोशिएट करना, राइट. निगोशिएट, बार्गेनिंग. चलो एक बार ये भी देखते हैं कि निगोशिएट एंड बार्गेनिंग आर सेम और डिफरेंट. निगोशिएट एंड बार्गेनिंग. चलो पहले ऊपर वाला अपन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये चीज़ देखेंगे. A negotiable instrument is a legal document that guarantees payment of a specific amount of money to the person holding it. It can be transferred from one person to another, and the new holder gets full right of the money or asset described in the document. The key feature is that it's transferable without needing a complicated process. It just hand it over or endorse it, and the new holder can claim the value. Example of negotiable instrument: check. If someone writes you a check, you can cash it or endorse it someone else to the transfer the payment. Promissory notes, right? A written promise to pay a specific amount on a certain date. Bills of exchange, a written order directing one party to pay another. These all are negotiable instrument. Means ownership can be transferred from one person to another person. एग्जाम्पल इन सिंपल चेक एग्जाम्पल. यू रिसीव अ चेक ऑफ 10,000 फ्रॉम अ फ्रेंड. जैसे मेरे फ्रेंड का नाम है प्रीत, प्रीत राठौड़. इफ़ यू नीड टू पे समवन एल्स, यू कैन साइन यानी एंड्रोज द चेक and give it to them. Now they can cash it instead of you. Warehouse receipt as a negotiable instrument. If warehouse receipt is negotiable, if a warehouse receipt is negotiable, you can hand over it to someone, and they now the right to claim the goods stored in the warehouse. Negotiable instrument makes transaction faster and simple by avoiding the need for physical movement of money or goods. Negotiable and bargaining are same or different? Huh? Negotiate and bargain are related but different in meaning and usage. Here's how they differ. Negotiate, meaning to discuss terms and reach a mutual agreement, often involving compromises from both the sides. It is a broader and more formal than bargaining. Scope can involve various aspects, not just price. For example, negotiating a salary, contract terms, or a peace treaty. Example: two companies negotiate a partnership deal, discussing responsibilities, benefit, and timelines. Bargaining. Bargaining means to try to lower the price of something or to get a better deal. Often informality specific to trading or transactions. Scope usually about a price or getting additional benefit for less cost. Example: you bargain with a shopkeeper to reduce the price of a shirt from 500 to 400. Key difference: negotiate involves finding a fair solution to various issues, not just money through decision. Bargaining is mainly about haggling to a lower price or better deal in purchases. In practice, when discussing a home purchase, you might negotiate the term, price, possession date, maintenance. While buying vegetable in local market, you might bargain to reduce the cost of tomatoes. Exactly guys. चलो ये भी क्लियर हो गया. तो वेयर हाउस रिसिट्स भी एक तरीके से जिसमें हम कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हमें कमोडिटी को मतलब उस कमोडिटी को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास जैसे एक रिसिट है और उसके थ्रू हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. ग्रेट. अब गाइस एक नया टॉपिक ही सीधे स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है structure of securities market. Okay, the market in which securities are issued, purchased by investors
and subsequently transferred among investors is called the securities market. Security market has two interdependent and inseparable segment. ओह ग्रेट. तो चलो अब हम ये देखने वाले हैं. आर इशूड परचेस ट्रांसफर आर कॉल्ड सिक्योरिटीज मार्केट. गाइस ये सिक्योरिटीज मार्केट का डेफिनेशन है, इसको थोड़ा अपन और एक बार अच्छे से पढ़ते हैं. Securities market is a place where different type of investment like stocks and bonds are bought and sold. It's like a marketplace where people and company come together to buy and sell pieces of ownership in company, that is stocks, or loans to government and companies, that is bonds. How it works: issuing security, company or government issue this investment to raise money. For example, a company might issue stocks to get funds for expansion. Buying and selling, market में buying and selling होता है, right? Investors buy the stocks or bonds when they are first issued or later from other investors. This is done through exchange like New York Stock Exchange or over the counter markets. Trading among investors, once you buy a stock or bond, you can sell it to someone else whenever you want, transferring ownership. Right. Imagine you buy shares of a company when it first goes public, known as initial public offering or IPO. Later, you can sell those shares to another investors on an exchange. This buying and selling of stock and bonds among investors is part of the securities market. Great. Securities market are two independent and interdependent and inseparable segments. तो सबसे पहला आता है primary market. Primary market, also called as new issue market, is where issuer raise capital by issuing securities to investors. Fresh securities are issued in this market. Primary market guys बहुत सिंपल है. यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है. यहाँ पे क्या होता है, इशूअर रेज करता है कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स. फ्रेश सिक्योरिटीज आर इशूड इन दिस मार्केट. फिर आता है अपना सेकेंडरी मार्केट. Secondary market facilitates trade in already issued securities, thereby enabling investors to exit from an investment or new investors to buy the already existing securities. चलो गाइस इसमें से एग्जांपल देता हूँ. कुछ महीने पहले मैंने एशियन पेंट्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ, एशियन पेंट्स में जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया गाइस, क्या ये प्राइमरी मार्केट में मैंने किया, सेकेंडरी मार्केट में किया? गाइस एशियन पेंट्स का आईपीओ बहुत पहले आया होगा. मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया गाइस वो था सेकेंडरी मार्केट में. ठीक है, मतलब एक बार जब स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट में लिस्ट हो गई, मतलब एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, उसके बाद अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट. वैसे एशियन पेंट्स का आईपीओ कब आया था ज़रा देख लिया जाए. व्हेन एशियन पेंट्स कम विथ हिज आईपीओ, व्हेन एशियन पेंट्स को पब्लिक 1973, कन्वर्जन ऑफ एशियन पेंट्स इनटू पब्लिक लिमिटेड, वो 1973 में हो गया था, मतलब काफ़ी पुरानी कंपनी है. व्हेन वेर एशियन पेंट्स वेर लिस्टेड, established in 1942, one of the oldest paint company in India. The company is headquartered in Mumbai, Maharashtra, and has been listed in National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange since 1994. Guys, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है गाइस. चलो, so primary market हो गया, secondary market हो गया. The primary market facilitates creation of financial assets, and secondary market facilitates their marketability, tradability, right? Which makes these two segments of financial market interdependent and inseparable. We shall look at each of the market in detail in next session. चलो great. मतलब प्राइमरी मार्केट क्या करता है गाइस, ये फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट है, और सेकेंडरी मार्केट क्या फैसिलिटेट करता है, ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रेडेबिलिटी ऑफ एंड मार्केटेबिलिटी, राइट. ठीक है. वेज टू इशू सिक्योरिटी, प्राइमरी मार्केट में इशू कर सकते हैं. तो 2.3.1 प्राइमरी मार्केट. So, as stated above, primary market is used by companies yani issuers for raising fresh capital from the investors. Primary market offering may be public offering or an offer to the selected group of investors in a private placement program. The shares offered may be new shares issued by the company, or it may be an offer for sale, where an existing large investors or promoters offer a portion of their holding to the public. Let's understand various terms used in primary market. तो गाइस प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, फ्रेश कैपिटल को इन्वेस्टर से फ्रेश कैपिटल कलेक्ट किया जाता है. ठीक है.
ओके, चलो एक बार इसको आप लोग एक चैट जीपीटी में डाल करके देख लेते हैं फॉर आर इजी अंडरस्टैंडिंग। ऑफर फॉर सेल, आई आधा ही आया है। चलो कंट्रोल से, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, एक्सप्लेन इन ले मैन लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल। चलिए, primary market is where companies go to raise money by selling new shares or securities to investors for the first time. This is how company get funding to grow or pay off debt or invest in new projects. There are two main ways a company can raise money in the primary market. Guys, दो तरीके हैं जिससे कंपनी रेज करती है पैसे। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में एक होता है पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी सेल इट्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक, दिस इज यूजुअली डन थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। सेकंड है प्राइवेट प्लेसमेंट। The companies sell shares to selected group of investors not available to the general public. Example, okay, public offering IPO. Imagine a tech startup called TechGiant that want to raise money to expand its operation. Tech giants decide to go public and sell shares to anyone interested. Investor buy these shares and Tech Giant receives money from the sale, which it uses to fund its growth. Great, very nice. ये IPO का example था. Private placement. A small company want to raise fund but does not want to deal with the public offering process क्योंकि बहुत लंबा होता है. It sells shares directly to a few private investors such as venture capitalists or institutional investor. This help them raise money without going through the public market. Offer for sale. चलो गाइस ये भी देख लिया जाए. Sometimes existing investors or promoters who started the company may decide to sell some of their shares in the प्राइमरी मार्केट, दिस इज कॉल्ड एन ऑफर फॉर सेल। कौन अपने स्टेक बेचता है? प्रमोटर्स अपने स्टेक बेचते हैं, या तो कुछ इन्वेस्टर जिन्होंने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स, राइट, जो पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिन लोगों ने, या तो जो कि प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक जब बेचते हैं प्राइमरी मार्केट में उसे क्या कहते हैं? ऑफर फॉर सेल। इवन दो शेयर्स आर नॉट न्यू, दे आर बीइंग सोल्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। Example of offer for sale: if a company called Green Harvest is growing and already has shares held by its founder, they might decide to sell a portion of their shares to the public in a primary market offering. This lets them make money from their investment, while the company itself still benefit from any new shares issued in an IPO. चलो ग्रेट। तो गाइस आज के वीडियो में हमने अभी तक कहाँ तक हम पहुँचे हैं? सो गाइस हमने वेयर हाउस रिसिप्ट्स क्लियर किया, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी मार्केट क्लियर किया, राइट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये हमने देखा। फिर वेज टू इशू इन सिक्योरिटी मार्केट, ये हमने देखा। इसके अंदर हमने दो तीन चीज़ें देखी, जैसे कि हमने देखा व्हाट इज़ पब्लिक इशू, राइट। आईपीओ के बारे में हमने जाना। आईपीओ हो गया जिसको हम पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट हमने सीखा, और ऑफर फॉर सेल हमने सीखा। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करेंगे, लाइक पब्लिक इशू क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम और डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आएगा गाइस, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कोई भी आपको क्वेरीज या क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में याद कीजिएगा, बताइएगा, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए आपके क्वेरीज को। थैंक यू।